प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सुमन जैन। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ लेक्चर 2। पिछले लेक्चर 1 में मैंने महादेवी वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियाँ पुस्तक पर भूमिका बताने का प्रयास किया था और आज भी लेक्चर 2 में श्रृंखला की कड़ियाँ की भूमिका, महादेवी वर्मा का साहित्य, महादेवी वर्मा का स्त्री के पक्ष में उनका जो व्यू है, उनकी जो दृष्टि है, अभी हम थोड़ी देर आपसे उसी विषय पर बातचीत करते हैं। स्त्री साहित्य के ऊपर स्त्री की अनुभूतियों में साधारणीकरण के स्थान पर जो विशेष तत्व दिखाई पड़ते हैं, वह तत्व है आत्मकथा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने जो साधारणीकरण शब्द प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य आपने आत्मसात कर लिया होगा। इस शैली में अभिव्यक्ति देने में उसे सफलता मिली है। स्त्री साहित्य के संदर्भ में स्त्री की वैविध्यपूर्ण अवस्था, चेतना के वैविध्यपूर्ण रूपों के कारण यह कहा जा सकता है कि एक ही सिद्धांत के आधार पर स्त्री का मूल्यांकन संभव नहीं है। यही कारण है कि स्त्री सैद्धांतिकी में किसी एक सिद्धांत का बोलबाला नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि स्त्री साहित्य को आत्मकथात्मक शैली के आधार पर अभिव्यक्त करके उसका साधारणीकरण संभव है, लेकिन यह बात पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है। स्त्री साहित्य के इतिहास में स्त्री साहित्य की धारणा का बड़ा महत्व है। स्त्री साहित्य किसे कहें, यह एक बहुत बड़ी समस्या आती है। जब हम स्त्री साहित्य पर अध्ययन करते हैं तो यह समस्या सामने आती है कि वास्तव में स्त्री साहित्य क्या है। पुरुषों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य स्त्री साहित्य है, या मात्र स्त्रियों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य स्त्री साहित्य है, या लेखक और लेखिकाएं दोनों जो साहित्य लिख रहे हैं संयुक्त रूप से, दोनों ही साहित्य को हम स्त्री साहित्य कह सकते हैं। इन प्रश्नों पर विचार की आवश्यकता है। इन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण है स्त्री साहित्य की परिभाषा। स्त्री साहित्य वह है जो स्त्री द्वारा रचित है, किंतु स्त्रीवादी साहित्य जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा लिखित हो। यह ऐसा साहित्य है जो स्त्री का पक्षधर होता है। स्त्री साहित्य के तुलना में स्त्रीवादी साहित्य व्यापक परिदृश्य को समेटता है। स्त्रीवाद राजनीतिक समझ से सीधा संबंध रखता है। स्त्रीवादी चिंतन की दृष्टि से लिंग भेद स्त्री पुरुष के बीच संरचनात्मक असमानता की बुनियाद है। यही कारण है कि स्त्रीवादी लोग स्त्री के प्रति सामाजिक अन्याय के प्रश्नों को बार बार उठाते हैं। उनका यह भी मानना है कि लिंगों में असमानता शारीरिक असमानता के कारण नहीं, बल्कि लिंग भेद तो सांस्कृतिक निर्मित है। इसी आधार पर स्त्रीवादी चिंतक लैंगिक समानता के लिए संघर्ष करते हैं। समूचे सामाजिक और मानसिक कार्य व्यापार को समझने की कोशिश करते हैं, उसे बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हमने जो आपसे बात कही वो थोड़ी पारिभाषिक है। हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी असुविधा हो रही हो, लेकिन जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास रहता है कि आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे। आगे पुनः हम अपनी बात बढ़ाते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर दृष्टि डालें तो लेखिकाओं की अनुपस्थिति की अनुभूति होती है। स्त्री साहित्य और लेखिकाओं पर विचार करते समय यह भी ध्यान रखें कि स्त्री के शरीर
सौंदर्य, नखशिख वर्णन आदि पर स्त्रियों ने नहीं लिखा, जबकि पुरुष लेखकों द्वारा लिखी इन पर ढेरों कृतियां हैं। कहा जा सकता है कि स्त्री के शरीर सौंदर्य के ऊपर विचार करने के लिए पुरुष निर्मित शास्त्र हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। पितृसत्तात्मक वर्चस्व बनाए रखना उसका लक्ष्य है। स्त्री के शरीर और सौंदर्य के स्वतंत्र शास्त्र के लिए स्त्री के मन, सभ्यता, संस्कृति, संवेदना और उसकी जो ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों का जो यह स्वरूप है पूरा का पूरा, उसका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान बेहद ज़रूरी है। इस ज्ञान के अभाव में हम स्त्री विमर्श पर या लिंग संवेदना पर न तो हम बात कर सकते हैं और ना ही उसका साधारणीकरण कर सकते हैं, अर्थात ना ही हम उसे आत्मसात कर सकते हैं। इन्हीं विविधताओं के आलोक में हम महादेवी वर्मा के श्रृंखला की कड़ियाँ का अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा एक ऐसी लेखिका है जिन्होंने स्त्री लेखन के पक्ष को मजबूत किया। इस प्रसंग में श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध, मेरे प्रिय संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, छड़दा, अतीत के चलचित्र आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और ये कृतियां जिसकी जानकारी आपको है और आप महादेवी वर्मा के सभी कृतियों से, उनके काव्य संग्रह से, उनके गद्य संग्रह से पूरी तरह से परिचित हैं। महादेवी की गद्य रचनाएं परिमाण में थोड़ी हैं, कम हैं, फिर भी विषय वस्तु की दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट कही जा सकती हैं। उनके रेखा क्षेत्र में चित्रित चित्र अतुलनीय हैं। उनके चिंतन की पारदर्शिता, सत्य, उनके विषय प्रतिपादन में जो विलक्षण तत्व बोध है वह निश्चय ही अतुलनीय है। उससे हम कहीं किसी चीज की तुलना नहीं कर सकते हैं। महादेवी के निबंधों में उद्घाटित भारतीय तत्व चिंतन, कवित्व, हास्य व्यंग्य, संवेदना, यथार्थबोध एवं अन्य वैचारिक तत्व अपने कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से अपरिमेय है। महादेवी वर्मा का गद्य उनकी वैचारिकता का मापदंड है। अद्भुत गद्य है महादेवी वर्मा का, बहुत ही सटीक और गठा हुआ। नारी जीवन और समसामयिकी जीवन बोध विषयक चिंतन जब काव्य में नहीं हो सका तो उन्हें गद्य का आश्रय लेना पड़ा। महादेवी जी प्रकृत्या कवित्री तथा चित्र करती हैं। उनकी स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है कि उनकी अनुभूति पद काव्य में नहीं उतर पाती तो उन्हें तुलिका संभालनी पड़ती है। शनै शनै, धीरे धीरे जब इन चित्रों का भार तुलिका की शक्ति और सीमा से परे हो जाता है तो उन्हें रेखा चित्रों की सृष्टि करनी पड़ती है। इसलिए महादेवी के गद्य चिंतन और चित्रण कहियत भिन्न न भिन्न अर्थार्थ परस्पर एक दूसरे से गुथा हुआ है, अर्थार्थ अनुस्यूत है। यह गद्य लेखिका की विचार वेदना की देन है। वेदना उनके साहित्य की हेतु है, अतः उनका गद्य अपने क्षेत्र में अनन्य है। महादेवी वर्मा का गद्य संकलन श्रृंखला की कड़ियाँ समाज, स्त्री और युद्ध को समझने का दस्तावेज है। उन्होंने यह बात श्रृंखला की कड़ियाँ की भूमिका में स्वतः ही स्वीकार किया है। प्रस्तुत संग्रह में कुछ निबंध दिए जा रहे हैं जिनमें मैंने भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टि बिंदुओं से देखने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि जब मैंने श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़ाना प्रारंभ किया था तो हमारी और आपकी बातचीत श्रृंखला की कड़ियाँ की भूमिका पर भी हुई थी।
उस संदर्भ को ध्यान रखकर भी इस पैराग्राफ को आप समझ सकती हैं। यह स्वयं महादेवी वर्मा का अपना कथन है। परंतु ध्वंस के सिद्धांत में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। मैं तो सृजन के उन प्रकाश तत्वों के प्रति निष्ठावान हूँ जिनकी उपस्थिति में विकृति अंधकार के साथ विलीन हो जाती है। वास्तव में अंधकार स्वयं कुछ न होकर आलोक का अभाव है। इसी से छोटा दीपक भी उसकी सघनता नष्ट कर देने में समर्थ है। भारतीय नारी भी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके, उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं। अनेक बार नारी की बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन की ओर ध्यान न देकर मैं उसकी शक्तियों को जागृत करके परिस्थितियों में साम्य लाने वाली सफलता संभव कर सकी हूँ। समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर है और यह ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा रखता है। यह बात न जाने कितनी बार हमने आपको समझाया होगा कि समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर है। अतः पुनः वे आगे लिखती हैं कि अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। सामान्यतः भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव मिलेगा। कहीं उसमें साधारण दयनीयता है और कहीं असाधारण विद्रोह, परंतु संतुलन से उसका जीवन परिचित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा यह कहना चाहती हैं कि जो भारतीय नारी है, जो स्त्री है, एक तो उसमें ज्ञान का अभाव है, दूसरा उसमें कहीं अत्यधिक दयनीयता है या कम दयनीयता है, या असाधारण वह विद्रोही है या वह विद्रोही है। अर्थात दयनीयता में, ज्ञान में, विद्रोह में संतुलन नहीं दिखाई देता है। जिस दिन उसे इन सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन उसके जीवन की समस्या जो है समाधान प्राप्त करने लगेगी। इन्हीं बातों का आधार बनाकर श्रृंखला की कड़ियां के समस्त आलेख, समस्त निबंध उन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों के माध्यम से स्त्री के संदर्भ में उकेरा है। महादेवी वर्मा का निबंध हमारी श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा स्त्री मानस को विश्लेषित कर परंपरा से चली आ रही भारतीय नारी चरित्र और मन को पाठकों के सामने बखूबी उकेर देती हैं। उनका मानना है नारी का मानसिक विकास पुरुषों के मानसिक विकास से भिन्न परंतु अधिक द्रुत है। स्वभाव अधिक कोमल और प्रेम घृणा आदि भाव अधिक तीव्र तथा स्थायी होते हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण अपने व्यक्तित्व का विकास करके समाज के उन अभावों की पूर्ति करती हैं जो पुरुष व्यक्तित्व और स्वभाव द्वारा संभव नहीं है। दोनों के व्यक्तित्व की पूर्णता समाज के रिक्त स्थान को भर देते हैं, जिससे विभिन्न सामाजिक संबंधों में सामंजस्य उत्पन्न होकर समाज को पूर्णता प्रदान करते हैं।